हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए एक एसएसटी की सीरीज, जिसमें हम रखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो है आज से स्टार्ट मैं करने वाला हूँ। क्योंकि देखो, जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो एसएसटी को लेकर के ज़्यादा ही सीरियस होते हैं। ठीक है, और उसमें जो उनको क्वेश्चंस जो होते हैं एसएसटी के लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं वो उनको याद नहीं हो पाते हैं। वो क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें रटना कुछ भी नहीं होता है। अगर बच्चा जो है समझ करके उसको याद करे, तो मैं समझता हूँ उसके रटने से अच्छा है कि वो ज़्यादा बेटर समझ कर याद हो जाए। लेकिन बच्चा ऐसा करता नहीं है और ना ही वो समझ पाता है ठीक तरीके से। तो जो है आज हम अपने इस चैनल पर एसएसटी के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हम सीधा टारगेट करेंगे। जो 22 फरवरी से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें हम टारगेट करेंगे सीधा बोर्ड एग्ज़ाम को। तो दोस्तों, इसमें आपको मैं हर क्वेश्चन को प्रत्येक वीडियो के अंदर, हर लेक्चर के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप देखिएगा इसको, ये मेरी गारंटी है। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं और क्वेश्चन को पूरा देख लें तो सीधा दिमाग पर छप जाएगा, उसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, आप एक बार देखिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो चलो, आज क्वेश्चन नंबर 1 है, इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, पूरी सीरीज को फॉलो करिएगा। जो बच्चे फॉलो करेंगे तो उसको कुछ फालतू पढ़ने की आवश्यकता आप नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। ठीक है, बस जितनी मैं क्वेश्चन आपको डालता जा रहा हूँ आप पढ़ते जाइए। ठीक है, और इससे एक चीज़ और है कि आपके अति लघु, लघु और विस्तृत सारे क्वेश्चन, सभी तरीके के क्वेश्चन आपको आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलो अब हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझो क्या कहना चाहता है। देखो, जर्मनी के एकीकरण, अब एकीकरण का क्या अर्थ होता है भाई? एकीकरण का क्या अर्थ होता है? एकीकरण का मतलब होता है कि जर्मनी के जितने भी, मान लो कोई प्रदेश है या राज्य हैं, उनको एक करके चलाना, पूरे जर्मन को एक करके चलाना, मतलब कि एकमत होना, सहमत होना सभी के सभी राज्यों में या प्रदेशों में। ठीक है, सभी की एकमत होना, उसको कहलाते हैं हम क्या? एकीकरण। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो आंसर देखो, अब हम शुरू करते हैं। देखो भाई, जो जर्मनी था, जर्मनी की एकीकरण जो हुआ था, जर्मनी का एकमत जो हुआ था, मतलब मिला जो था। देखो, मैं थोड़ा सा आप डायग्राम को माध्यम से बताता हूँ। देखो, मान लो जैसे कि यहाँ पर कोई प्रदेश है, मान लो यहाँ पर कोई प्रदेश है, यहाँ के प्रदेश के लोग हैं, यहाँ के प्रदेश के लोग हैं। यहाँ के जो प्रदेश के लोग हैं वो क्या है, मतलब चारों प्रदेश के लोग जो हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पे कोई और शासन कर रहा है, यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और है, इस प्रदेश में यहाँ कोई और है। ये अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, ये कुछ और कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, लेकिन है जर्मनी के अंदर ही। समझ रहे हो, है ये जर्मनी के अंदर ही। तो इनको मिलाना, इनका एक मत होना, सबकी एक सलाह होना और तब जा करके देश को चलाना, उसको कहलाते हैं एकीकरण। वो कहलाता है एकीकरण। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, जर्मनी का एकीकरण का विवरण निम्नलिखित है। अब देखो, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो 4 फेजेज में हुआ है, 4 फेजेज में हुआ है। तो उसको हम बारी बारी हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले प्रथम अवस्था को हम देखते हैं। प्रथम अवस्था के अंदर क्या था कहानी, देखो भाई। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको कहानी से बताता हूँ इसको। तो कहानी से जो है मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, 18वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ था, 18वीं शताब्दी में जो जर्मनी था, जर्मनी के अंदर जो राज्य थे, उसके राज्य थे वो, जैसे कि मान लो जर्मनी के राज्य पर्सिया था, ठीक है, बावेरिया, सैक्सनी था। ठीक है, जो ये राज्य थे वो अलग अलग थे, अनेक राज्य थे। ठीक है, सारे राज्यों के यहाँ पे नाम नहीं है, बस ये मेन मेन जो राज्य हैं उनके नाम है। और एक चीज़ और दोस्तों, जो राज्य होता है उसी को ही प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, उसी को ही प्रदेश बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि प्रदेश क्या है और राज्य क्या है, आगे आएगा इसके अंदर। तो जो अनेक राज्य हैं, जैसे कि पर्सिया हो गया आपका, ठीक है, बावेरिया, सैक्सनी, वो अलग अलग थे, विभाजित। मैंने कहा ना यहाँ पर अलग अलग, वो विभाजित थे। अब वो विभाजित होने के कारण से क्या था, उस देश की आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही थी। अब आर्थिक का मतलब क्या होता है, मतलब कि वहाँ का जो आप मान सकते हैं वहाँ की जो आय थी वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रही थी, प्रॉपर तरीके से उनका विकास नहीं हो पा रहा था, वो बढ़ नहीं पा रहा था, आर्थिक रूप से वो बढ़ नहीं पा रहा था, विकास धीमा था। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि जब राज्य अलग अलग होंगे तो क्या होगा, उनका आर्थिक विकास भी धीमा ही होगा। ठीक है जी, तो कहानी क्या होती है,
इस चीज को देखते हुए जो वहां के लोग थे, अलग अलग राज्य के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उनकी जैसी राष्ट्रीय चेतना जो जागृत हुई, उन्होंने क्या काम किया, सभी राज्यों को मिलाने की कोशिश की, मतलब उनका एकीकरण करने की कोशिश की। तो होता क्या है कि 1815 ईस्वी में एक फ्रैंकफर्ट, ये भी राज्य का नाम है, ठीक है, ये भी क्या है, एक राज्य का नाम है, फ्रैंकफर्ट राज्य में एक बैठक बुलाई जाती है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई जाती है। उस राष्ट्रीय पार्लियामेंट को काम दिया जाता है कि आप हमारे लिए संविधान बनाइए, क्या करिए, संविधान बनाइए। संविधान बनाने के लिए उसको बुलाया जाता है। लेकिन आप ध्यान से सुनो, जो जर्मनी अंडर में रहता है, वो अंडर में रहता है ऑस्ट्रिया के, मतलब ऑस्ट्रिया का जर्मनी पर कब्जा रहता है, ठीक है। तो या आप ऐसे कह सकते हो कि ऑस्ट्रिया का दबाव रहता है जर्मनी पर। अब ऑस्ट्रिया उसका विरोध कर देती थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया नहीं चाहेगी, अगर जर्मनी का एकीकरण हो गया तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव वहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऑस्ट्रिया उस किसी भी चीज का विरोध कर देती है, अगर वो उसको लगता था कि यहाँ पर हमारे लिए परेशानी हो सकती है, तो ऑस्ट्रिया क्या करती थी, विरोध करती थी। मतलब ऑस्ट्रिया भी एक देश का नाम है, देश का इस जर्मनी पर अब वो था दबाव। तो ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण ये सफलता प्राप्त ना हो सकी। अब देखो, फ्रैंकफर्ट राज्य जो था, उसके अंदर राष्ट्रीय पार्लियामेंट तो बुला ली गई, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी, वो संविधान बना नहीं सके एकीकरण करने के लिए, ठीक है। ये तो प्रथम फेज था भाई। प्रथम फेज समझ में आ गया, कुछ नहीं था प्रथम फेज के अंदर, ये था बस कि 18वीं शताब्दी में जर्मनी के जो अलग अलग राज्य थे, जैसे पर्सिया हो गया, बावेरिया हो गया, सेक्सनी हो गया, वो अलग अलग राज्य थे, ठीक है। उन अलग अलग राज्य होने की वजह से जर्मनी का जो आर्थिक विकास था वो धीमा था। तो इस चीज को देखते हुए जर्मनी के लोगों ने, अलग अलग राज्य के लोगों ने, एक राज्य था फ्रैंकफर्ट, उसके अंदर राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई। और लेकिन राष्ट्रीय पार्लियामेंट वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी, क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने उस चीज का विरोध कर दिया, ठीक है भाई। चलो जी, अब द्वितीय फेज पर आ जाओ। द्वितीय फेज क्या होता है, सेकंड, द्वितीय अवस्था। अब सुन, अब बिस्मार्क नाम का एक व्यक्ति था। अब बिस्मार्क जो है एक मैन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस जर्मनी का एकीकरण करने में। अब क्या हुआ, ये जो असफलता प्राप्त हुई, जो प्रथम फेज था, इससे तो हो नहीं पाया भाई। या तो एकीकरण कैसे हो, या तो संविधान बनाया जाए तब एकीकरण हो सकता है, तो उससे तो हो नहीं पाया, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने अपना विरोध दिखा दिया। तो बिस्मार्क नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने एक नीति अपनाई जिसका नाम है रक्त और लौह नीति। क्या नाम है जी, रक्त और लौह नीति। इस नीति के अंदर क्या था, इस नीति के अंदर आप नाम से भी देख लीजिए, युद्ध मतलब कि कठोर नीति होती थी, इसमें तुरंत ऑन द स्पॉट युद्ध हो जाते थे, ठीक है। तो 1864 ईस्वी में क्या होता है भाई, 1864 ईस्वी में बिस्मार्क के नेतृत्व में एक युद्ध होता है पर्सिया और डेनमार्क में, ठीक है जी। पर्सिया क्या है, पर्सिया जो है क्या है, राज्य ही है या प्रदेश ही है, किसका, जर्मनी का, ठीक है। तो पर्सिया और डेनमार्क में युद्ध होता है। अब इसका युद्ध होने के बाद इसमें पर्सिया क्या विजयी हो जाती है, मतलब कि पर्सिया जीत जाती है, और डेनमार्क जो होता है वो हार जाता है। अब पर्सिया जब जीत जाती है तो स्लेसविक का प्रदेश इसको प्राप्त हो जाता है। अब ये स्लेसविक भी एक राज्य का नाम है, ये राज्य भी इसमें मिल जाता है पर्सिया के अंदर, ठीक है भाई। अब ये राज्य मिलने के बाद ये जो है पर्सिया की जीत हो जाती है इसके अंदर, और इस जीत के बाद स्लेसविग का प्रदेश इसको प्राप्त हो जाता है। बस द्वितीय अवस्था के अंदर इतना ही है। बस बिस्मार्क ने एक रक्त और लौह नीति चला दी थी, ठीक है। 1864 ईस्वी में एक युद्ध होता है पर्सिया और डेनमार्क का, बिस्मार्क के नेतृत्व में ही। तो इस युद्ध के बाद पर्सिया इसमें जीत जाती है और डेनमार्क इसमें हार जाता है। तो पर्सिया को स्लेसविग का प्रदेश प्राप्त होता है, मतलब कि ये इसके अंदर मिल जाएगा, तो पर्सिया बड़ा हो जाएगा राज्य, ठीक है। चलो अब तृतीय फेज देख लेते हैं हम, तृतीय फेज क्या है। देखो भाई, अब तृतीय फेज क्या है। अब सन 1866 ईस्वी में, ध्यान से देखो भाई, अब सन 1866 ईस्वी में अब युद्ध होता है भैया पर्सिया और ऑस्ट्रिया का। अब चूंकि ऑस्ट्रिया ने तो अपना प्रभाव जमाया हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रिया ने तो अपना प्रभाव जमाया हुआ था, तो कहानी ये होती है कि पर्सिया भी उसमें जीत जाती है और ऑस्ट्रिया का उसमें प्रभाव कम होने लगता है, मतलब ऑस्ट्रिया एक प्रकार से पराजय हो जाती है। ऑस्ट्रिया जो देश होता है वो पराजय हो जाता है, क्यों, क्योंकि पर्सिया के साथ काफी सारे प्रदेश जो है मिल चुके थे। अब पर जैसे जैसे सभी जो राज्य थे उनको दिखाई दे कि पर्सिया अब जीतने की कगार पर है, तो इनके जो राज्य थे, ऑस्ट्रिया के कुछ राज्य हट करके पर्सिया के साथ मिलने लगे। कुल मिलाकर के आप कह सकते हो, जैसे हेनोवर हो गया, होल्स्टीन, फ्रैंकफर्ट, हालांकि फ्रैंकफर्ट तो इसी का ही था, जर्मनी का राज्य, आदि प्रदेश मिल गए, इस पर्सिया के साथ मिल गए, समझ रहे हो। अब इसके साथ ये सारे के सारे देश मिल जाएंगे, सारे के सारे देश मिल जाएंगे, तो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का प्रभाव यहाँ से समाप्त होने लगा। अब यहाँ से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त होने लगा। अभी ऑस्ट्रिया की जो ताकत वहां पर फैली हुई थी वो कमजोर हो गई, ठीक
ठीक है। अब ये चीज़ देखते हुए इनका एकीकरण और सरल होने लगा, क्योंकि सबसे मुख्य बाधा तो ऑस्ट्रिया ही था ना, वही रोक रहा था। उसने प्रथम फेज भी रुकवा दिया था, जो लोकतंत्र मतलब संविधान बना करके एकीकरण होना था वो भी रुकवा दिया। तो कहानी ये होती है कि ऑस्ट्रिया का प्रभाव भी वहाँ से समाप्त हो जाता है। अब बहुत आसानी से यहाँ पर एकीकरण होगा। अब देखो चौथी फेज, अब जो चौथी अवस्था आती है वो क्या होता है, 1870 ईस्वी में क्या होता है, फिर युद्ध होता है फ्रांस और जर्मनी में। फ्रांस और जर्मनी में भयंकर युद्ध होता है। अब ये भयंकर युद्ध होने के बाद क्या होता है, इसमें फ्रांस इसमें हार जाता है और जर्मनी इसमें जीत जाता है, ठीक है। अब ये जर्मनी क्या कार्य करता है कि जर्मनी फ्रांस के दो प्रदेशों को छीन लेता है, उनका नाम है अल्सेस और लॉरेन। प्रदेश छीन लिए जाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा। और ये प्रदेश किसके हैं, ये फ्रांस के प्रदेश है, ठीक है। अब ये प्रदेश किसके किसके पास आ गए, जर्मनी के पास आ गए, ठीक है जी। तो आपका जो बवेरिया है, बर्टनबर्ग है और बैटन है, समझ रहे हो, ये देश क्या है बताओ, ये देश मिलकर के एक महासंघ। अब इनको दिख गया, देखो अब ये जो प्रदेश थे इनको भी दिख गया कि जर्मनी जो है ताकतवर होता जा रहा है, उसके अंदर सभी के सभी देश मिलते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह जर्मन महासंघ के अंदर जो और बाकी के छोटे मोटे प्रदेश थे वो भी इनके अंदर मिलने लगते हैं, जैसे बवेरिया हुआ, बर्टनबर्ग हो गया और बैटन हो गया, ठीक है जी। अब देखो वो एक तरीके का महासंघ बनता जा रहा था जर्मनी में, क्योंकि सारे के सारे जो अलग अलग टुकड़े में बटे हुए प्रदेश थे सारे के सारे मिलने लगे, और सभी के सभी जो वहाँ के शासन करने वाले जो शासक थे सभी के प्रदेश के, वो एक साथ मिलने लगे और उनका क्या एकीकरण होने लगा, ठीक है जी। इस प्रकार से पर्सिया के जो शासक थे, अब देखो जो पर्सिया में जो शासक पहले से शासन कर रहा था, इस विलियम प्रथम को सन 1871 ईस्वी में जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया गया, ठीक है जी, समझ रहे हो। 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया और जर्मनी का एकीकरण का कार्य इस तरीके से पूरा हो गया। बताओ भाई, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आपको अपने जहाँ पे भी आपने का एक क्वेश्चन हो, मॉडल में हो, कॉपी में हो, किताब में हो, वहाँ पर जाकर के पढ़ लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार मैं एक बार कहानी के रूप में दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो पहले फेजिस में क्या होता है, पहले फेजिस में ये जो जर्मनी के जो अलग अलग राज्य होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, विभाजित हुए होते हैं, ठीक है। उनकी वजह से क्या होता है, इस जर्मनी का आर्थिक विकास जो होता है रहता है वो धीमा रहता है। तो इसी को देखते हुए फ्रैंकफर्ट राज्य में राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई जाती है, लेकिन वो असफल रहती है, ठीक है जी। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए अब द्वितीय फेज आ जाता है। तो द्वितीय फेज में एक बिस्मार्क नाम का एक व्यक्ति होता है, वो एक नीति चलाता है, रक्त और लौह नीति। इस नीति के अंदर सारे युद्ध ही युद्ध होते हैं और रक्त से भरे हुए युद्ध होते हैं। तो 1864 ईस्वी में बिस्मार्क के नेतृत्व में सबसे पहला युद्ध होता है पर्सिया और डेनमार्क में, जिसमें पर्सिया जीत जाती है और पर्सिया को प्राप्त होता है स्लेस्विक का प्रदेश या स्लेस्विक का राज्य। अब तीसरा फेज आता है सन 1866 ईस्वी में पर्सिया और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया का प्रभाव हालांकि पहले से ही था वहां पर, ऑस्ट्रिया जो होती है इस युद्ध के अंदर हार जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो देश होता है इस युद्ध के अंदर हार जाता है और पर्सिया यहाँ पर जीत जाता है। अब यहाँ पर सभी प्रदेशों को दिख रहा था कि पर्सिया जो प्रदेश है, राज्य है, वो ताकतवर होता जा रहा है, तो उसके साथ मिलने में ही फायदा है। तो ये छोटे छोटे प्रदेश थे, हैनोवर, होल्स्टीन, फ्रैंकफर्ट, ये सभी के सभी पर्सिया के साथ जाकर के मिलने लगे और इस प्रकार से करके ऑस्ट्रिया का प्रभाव जो है यहाँ से समाप्त हो जाता है। अब चौथे फेज के अंदर 1870 ईस्वी में फिर युद्ध होता है फ्रांस और जर्मनी में, एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें जर्मनी फ्रांस के ओल्सेस और लोरेन प्रदेश को छीन लेते हैं और फिर वहाँ से 2-4 प्रदेश और वहाँ से आकर के मिल जाते हैं, बवेरिया, बर्टनबर्ग और बैटन। इस तरीके से जर्मन का एक महासंघ बन जाता है या एकीकरण हो जाता है, आप कह सकते हो। और पर्सिया का जो शासक था विलियम प्रथम, उसको बना दिया जाता है जर्मनी का सम्राट, ठीक है, 1871 ईस्वी में। तो इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। तो आई होप बच्चों आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, आपको बिल्कुल 101% समझ में आ जाएगा। तो अब हम कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के, ठीक है।